तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों हमारा आज का सबसे पहला वर्ड आता है प्लेंट। दोस्तों प्लेंट का मतलब होता है शिकायत, याचिका या फिर अपील। जैसे कि मान लो तुम्हारा फ़ोन सर्विस प्रोवाइडर बार बार नेटवर्क प्रॉब्लम दे रहा है, तुम कस्टमर केयर को कॉल करके बोलते हो कि मेरा नेटवर्क सही से काम नहीं कर रहा। तो ये जो कंप्लेंट या फिर शिकायत तुमने की वही होती है प्लेंट। मतलब कि किसी प्रॉब्लम या फिर इनजस्टिस के अगेंस्ट कंप्लेंट करना, स्पेशली फॉर्मल वे में। जैसे कि अगर आपको कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स बताऊं तो कोर्ट में अगर कोई लीगल कंप्लेंट फाइल करता है तो वो भी प्लेंट कहलाती है। या फिर घर में जब कोई कहता है कि मम्मी उसने मेरा चॉकलेट खा लिया, तो वो एक तरीके से इनफॉर्मल प्लेंट है, यानी कि एक तरीके से आपने क्या की, तो शिकायत की। सिंपल वर्ड्स में प्लेंट का मतलब होता है कंप्लेंट, शिकायत या फिर प्रोटेस्ट। तो इस तरीके से आप जो है वो याद रख पाओगे कि प्लेंट यानी क्या होता है। और दोस्तों ये जो है वो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों सिनोनिम इसका है कंप्लेंट, ग्रीवेंस, पिटीशन या फिर ऑब्जेक्शन। दोस्तों कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत, ग्रीवेंस का भी सेम मतलब होता है कि शिकायत करना बेसिकली, पिटीशन का मतलब होता है याचिका, ऑब्जेक्शन का मतलब होता है कि किसी चीज़ के खिलाफ जाना, किसी चीज़ के अगेंस्ट में होना, किसी चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन लेना, यानी कि उसके खिलाफ जाना, उसके ऊपर बोलना, तो उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्शन लेना। एंटोनिम इसका है प्रेज, अप्रूवल, कमेंडेशन या फिर सेटिस्फैक्शन। प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना, सराहना करना, प्रशंसा करना। अप्रूवल का मतलब होता है किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, स्वीकृति दे देना या फिर मान्यता दे देना। कमेंडेशन का मतलब होता है प्रशंसा, सराहना, सिफारिश, स्तुति या फिर मतलब कि अब अगर आप किसी चीज़ की तारीफ कर रहे हो, किसी चीज़ की प्रशंसा कर रहे हो, किसी चीज़ की सिफारिश कर रहे हो, तो उसे भी हम जो है वो कमेंडेशन कह सकते हैं। वही हमारा जो सेटिस्फैक्शन है, इसका मतलब आपको पता है, सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है संतुष्टि, तो उसे हम कहेंगे सेटिस्फैक्शन। तो ये थे हमारे सारे एंटोनिम्स। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द विलेजर्स फाइल्ड अ प्लेंट अगेंस्ट द फैक्ट्री फॉर पोल्यूटिंग द रिवर। यानी कि गांव वाले लोगों ने क्या किया कि गांव के लोगों ने जो है वो मतलब कि एक कंप्लेंट दर्ज कराई, यानी कि एक शिकायत दर्ज कराई कि वो जो मतलब कि फैक्ट्री है, वो जो है वो मतलब कि वो उस फैक्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट है, वो जो पानी है, वो नदी में जाके उस नदी को पोल्यूट कर रहा है। तो गाँव वालों ने क्या किया कि उस फैक्ट्री के अगेंस्ट, उस फैक्ट्री के खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट यानी कि प्लेंट यानी कि प्लेंट का मतलब होता है शिकायत यानी कि याचिका दर्ज कराई। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि प्लेंट यानी क्या होता है और किस तरीके से आपको इसका यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड आता है एरुडाइट। दोस्तों एरुडाइट का मतलब होता है विद्वान, ज्ञानी या फिर पंडित। जैसे कि मान लो तुम्हारे कॉलेज में एक प्रोफेसर है जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं, लेकिन जब भी वो बोलते हैं ऐसा लगता है जैसे उन्हें हर चीज़ का डीप नॉलेज है। एंशियंट हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न पॉलिटिक्स तक सब उन्हें अच्छे से पता है, यानी कि हर चीज़ का उन्हें नॉलेज है। लोग उन्हें सुन के इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान और अंडरस्टैंडिंग होती है। ऐसे इंसान को कहते हैं एरुडाइट, मतलब कि बहुत पढ़ा लिखा, नॉलेजेबल और डीपली एजुकेटेड। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं तो एक टीचर जो अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को भी इजीली समझा दे, तो वो भी एक तरीके से एरुडाइट है। या फिर कोई बंदा जो बुक्स, आर्ट्स, साइंस सबका ज्ञान रखता हो, तो वो भी एक एरुडाइट पर्सन है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में एरुडाइट का मतलब होता है डीपली नॉलेजेबल एंड वेल एजुकेटेड पर्सन। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि एरुडाइट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, बहुत विद्वान हो, ज्ञानी हो, तो उसे हम कहते हैं एरुडाइट। और एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। दोस्तों सिनोनिम इसका होता है लर्न, स्कॉलरली, नॉलेजेबल या फिर इंटेलेक्चुअल।
दोस्तों लर्न, स्कॉलरली, नॉलेजेबल या फिर इंटेलेक्चुअल, इन सभी का मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, जो डीपली एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है, मतलब कि लर्नड है यानी कि हर चीज़ उसे पता होती है, स्कॉलरली है यानी कि विद्वान है, नॉलेजेबल है यानी कि उसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, इंटेलेक्चुअल है यानी कि सुशिक्षित है, तो उसे हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल या फिर ज्ञानी, जो मतलब कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है उसे हम इंटेलेक्चुअल भी कह सकते हैं। एंटोनिम इसका है इग्नोरेंट, अनएजुकेटेड, इलिटरेट या फिर अनइनफॉर्म। इग्नोरेंट का मतलब होता है जिसे किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता, जिसे अपने आसपास की चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है कि दुनिया में क्या चल रहा है एंड एक्सेट्रा। या फिर अनएजुकेटेड का भी मतलब होता है जो पढ़ा लिखा नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं अनएजुकेटेड। इलिटरेट का भी मतलब यही होता है जो व्यक्ति मतलब कि बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं होता है, जो अनपढ़ होता है, तो उसे हम इलिटरेट कहते हैं। अनइन्फॉर्म का मतलब होता है अज्ञात, यानी कि जिसे कुछ भी पता ना हो, तो ऐसे इंसान को हम कहते हैं अनइन्फॉर्म। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द एरुडाइट प्रोफेसर इम्प्रेस्ड एवरीवन विथ हिज लेक्चर्स ऑन एंशंट हिस्ट्री। यानी कि एक जो बहुत ही ज्ञानी और विद्वान जो प्रोफेसर थे, उन्होंने जो है वो सबको इम्प्रेस कर दिया। किस वजह से इम्प्रेस कर दिया? क्योंकि उन्होंने जो है वो एंशंट हिस्ट्री पर इतना ज़्यादा अच्छा लेक्चर दिया कि सारे लोग जो है वो इम्प्रेस हो गए उनके ज्ञान से, उनके मतलब कि पढ़ाने के तरीके से या फिर उनके स्पीच देने के तरीके से, कि इनको कितना ज़्यादा पता है, कितने ज़्यादा ये डीपली एजुकेटेड है, नॉलेजेबल है और पढ़े लिखे हैं। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि एरुडाइट यानी क्या होता है और किस तरीके से आपको इसका यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड आता है पैरोल। दोस्तों पैरोल का मतलब होता है शर्तों पर रिहाई या फिर कैदी की रिहाई। बेसिकली किसी कैदी को मतलब कि छोड़ देना, लेकिन किसी शर्तों पर यानी कि कंडीशन पर। जैसे कि अगर आपको मैं समझाऊं, तो मान लो एक बंदा जेल में है और उसने अपना जो है वो ज़्यादा पार्ट ऑफ पनिशमेंट कंप्लीट कर लिया है, यानी कि बहुत से हद तक जो है वो उसने अपनी पनिशमेंट कंप्लीट कर ली है। जेल अथॉरिटीज़ देखते हैं कि अब वो सुधर गया है, इसलिए उसे कंडीशन पर रिलीज़ कर देते हैं, यानी कि शर्तों पर रिलीज़ कर देते हैं। जैसे कि तो अब बाहर तो जा सकता है, लेकिन अगर फिर से कोई गलती की तो तुझे फिर से जेल हो जाएगी, इस तरीके से उसके सामने एक शर्त रख देते हैं। तो ये जो कंडीशनल रिलीज होती है पनिशमेंट पूरी खत्म होने से पहले, लेकिन गुड बिहेवियर के बेस पर, उसे पैरोल कहते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं, तो एक प्रिजनर को गुड बिहेवियर के लिए जो है वो मतलब कि 2 साल पहले ही रिलीज कर दिया जाता है। यानी कि मान लो उसकी सज़ा जो है वो 4 साल की है, लेकिन उसे जो है वो मतलब कि 2 साल यानी कि 2 साल मतलब कि उसके खत्म होने के बाकी है, फिर भी उसे जो है वो छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो अच्छे से बर्ताव कर रहा है और सुधर गया है, तो वो मतलब कि पैरोल पर है। या फिर अगर कोई पैरोल रूल्स तोड़ता है, जैसे कि जेल में रिपोर्ट नहीं करना वगैरह, तो उसे भी जो है वो वापस जेल भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि पैरोल यानी क्या होता है और किस तरीके से आपको इसका यानी कि इस वर्ड का यूज़ करना है। सिंपल वर्ड्स में ध्यान रखिए कि पैरोल का मतलब होता है कंडीशनल अर्ली रिलीज फ्रॉम जेल। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है कंडीशनल रिलीज, प्रोबेशन, लिबरेशन या फिर फ्रीडम। कंडीशनल रिलीज का मतलब होता है शर्तों पर किसी को रिहा करना, शर्तों पर किसी को मुक्त करना, किसी जेल से, किसी कैद से बेसिकली। प्रोबेशन, लिबरेशन, फ्रीडम, इन तीनों का मतलब होता है मुक्ति दे देना, किसी को आज़ादी दे देना, किसी को या फिर किसी को जो है वो छोड़ देना, रिलीज कर देना, तो उसे हम कहते हैं प्रोबेशन, लिबरेशन या फिर फ्रीडम। एंटोनिम इसका है इम्प्रिजनमेंट, डिटेंशन, कन्फाइनमेंट या फिर कस्टडी। कस्टडी का मतलब होता है किसी को हिरासत में लेना, कन्फाइनमेंट, डिटेंशन या फिर इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है किसी को कैद करना, किसी को पकड़ के रखना, किसी को जेल में रखना बेसिकली, तो उसे हम कहते हैं इम्प्रिजनमेंट, डिटेंशन, कन्फाइनमेंट या फिर कस्टडी। एग्जाम्पल इसका है द प्रिजनर वॉज रिलीज्ड ऑन पैरोल आफ्टर सर्विंग 5 years। यानी कि जो मतलब कि जेल में जो कैदी था उसे जो है वो मतलब कि पैरोल पर छोड़ दिया गया, यानी कि कंडीशनल लीव पर उसे जो है वो छोड़ा गया, क्योंकि उसने जो है वो मतलब कि 7 साल की सज़ा काट दी थी, और अब उसके गुड बिहेवियर के बेसिस पे या फिर कोई और रीज़न के बेसिस पर जो है वो उसे जो है वो मतलब कि पैरोल दी गई, यानी कि उसके साथ जो है वो शर्तों के साथ उसे रिहा कर दिया गया। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि पैरोल यानी क्या होता है और किस तरीके से आपको इसका यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है विशेस।
दोस्तों इसे विशेष प्रोनाउंस किया जाता है जिसका मतलब होता है दुष्ट, क्रूर या फिर हिंसक। जैसे कि मान लो तुम रोड पर जा रहे हो और एक जो कुत्ता है यानी कि एक जो डॉग है वो बिना वजह से जो है वो लोगों पर भौंक रहा है, दौड़कर उन्हें जो है वो काटने की कोशिश कर रहा है। लोग क्या कर रहे थे, उससे डर रहे हैं, उसके पास से जाने से भी मतलब कि कतरा रहे हैं। तो ऐसे बिहेवियर को हम विशेष कहते हैं, मतलब कि क्रूअल, वायलेंट या फिर डेंजरस नेचर वाला। जैसे कि अगर आपको और कुछ एग्जांपल्स बताऊं तो अगर कोई बंदा गुस्से में है और किसी को हर्ट कर देता है या फिर अननेसेसरीली रूड हो जाता है बिना मतलब के, तो वो भी जो है वो मतलब कि विशियस एक्ट है। या फिर हम कभी कभी कहते हैं विशियस साइकिल। विशियस साइकिल का मतलब होता है जैसे कि गरीबी है, उसके बाद स्ट्रेस, हेल्थ प्रॉब्लम्स और ज़्यादा गरीबी। तो ये एक डेंजरस लूप होता है जो कभी भी टूट नहीं पाता, यानी कि ब्रेक नहीं हो पाता, तो उसे हम विशियस साइकिल कहते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में विशियस का मतलब होता है क्रूअल, वायलेंट या फिर हार्मफुल बिहेवियर, यानी कि दुष्ट, क्रूर या फिर हिंसक। और दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है क्रूअल, ब्रूटल, मलिशियस या फिर सैवेज। दोस्तों इन चारों का ही मतलब होता है कोई दुष्ट होना, क्रूर होना या फिर हिंसक होना। मलिशियस का मतलब होता है जिसका मतलब कि बिहेवियर, यहाँ पर हम बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो जिसका बिहेवियर मतलब कि बहुत ज़्यादा मलिन है यानी कि बहुत ज़्यादा बुरा है, यानी कि वो हर किसी पर भड़क जाता है ऐसा। क्रूअल या फिर ब्रूटल का मतलब होता है दुष्ट या फिर क्रूर। सैवेज का भी यहाँ पर यही मतलब है, जो मतलब कि बहुत ज़्यादा हिंसक है, बहुत ज़्यादा दुष्ट है, क्रूर है, यानी कि बहुत ज़्यादा रूड है, तो उसे हम सैवेज कह सकते हैं। एंटोनिम इसका है काइंड, जेंटल, बेनोवलेंट या फिर हार्मलेस। काइंड या फिर जेंटल का मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा दयालु होता है, बहुत ज़्यादा सौम्य होता है। बेनोवलेंट का मतलब होता है जो दूसरों के प्रति जो है वो मतलब कि इमोशंस रखता है, अच्छे इमोशंस रखता है, जिसका मतलब कि बेसिकली वो बहुत ज़्यादा मतलब कि सभ्य होता है या फिर जो सौम्य होता है नेचर वाइज, तो उसे हम बेनोवलेंट कहते हैं या फिर दयालु भी कह सकते हैं। हार्मलेस का मतलब है जो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, जो बिल्कुल भी मतलब कि नुकसानदायक नहीं है, ऐसी किसी चीज़ को हम कह सकते हैं हार्मलेस। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द डॉग बिकेम विशियस व्हेन स्ट्रेंजर्स अप्रोच इट्स ओनर। यानी कि जो डॉग है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो हिंसक हो गया, यानी कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब कि लोगों के प्रति जो है वो हिंसक हो गया, क्योंकि जब वो मतलब कि लोग उसके ओनर को यानी कि उसके मालिक को जो है वो अप्रोच करने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि उसके अगर पास भी आने की कोशिश कर रहे थे, तो वो डॉग क्या कर रहा था, तो उनको काटने की कोशिश कर रहा था। यानी कि वो एक तरीके से विशियस हो गया था, यानी कि क्रूर हो गया था या फिर दुष्ट हो गया था या फिर हिंसक हो गया था। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि विशियस यानी क्या होता है और किस तरीके से आपको इसका यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कमिसरेशन। दोस्तों कमिसरेशन का मतलब होता है सहानुभूति, दया या फिर दुख साझा करना। जैसे कि मान लो तुम्हारा एक फ्रेंड है जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम में फेल हो गया, तुम उसके पास जाकर कहते हो कि टेंशन मत लो, नेक्स्ट टाइम जो है वो मतलब कि क्लियर हो जाएगा, और उसका दुख जो है वो मतलब कि तुम शेयर करते हो। तो ये जो दुख में किसी के साथ फील करना और सिंपैथी देना होता है उसे ही कॉमिसरेशन कहते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं, तो जब किसी के घर में लॉस हुआ हो और तुम जाकर उसे कंसोल करो, तो ये भी कॉमिसरेशन है। या फिर जब तुम्हारा टीममेट मैच हारकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और फिर भी तुम उसे चेयर अप करते हो, तो वो भी एक तरीके का कॉमिसरेशन है। सिंपल वर्ड्स में कॉमिसरेशन का मतलब होता है किसी के दुख में सिंपैथी या फिर उसका साथ देना, यानी कि किसी को जो है वो मतलब कि अगर कोई दुखी व्यक्ति है तो उसे सिंपैथी देना या फिर उसका जो है वो मतलब कि दुख साझा कर लेना, उस पर दया दिखाना, तो उसे हम कहते हैं कॉमिसरेशन। और दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम इसका है सिंपैथी, कंडोलेंस, कंपैशन या फिर कंसोलेशन। दोस्तों इन चारों का ही मतलब होता है सहानुभूति दर्शाना या फिर दुख साझा करना। बेसिकली जो है वो किसी को समझाना, उसे जो है वो बहलाना, उसका दुख कम करने की कोशिश करना, उसे जो है वो मतलब कि सिंपैथी देना यानी कि सहानुभूति देना, तो उसे हम कहते हैं सिंपैथी, कंडोलेंस, कंपैशन या फिर कंसोलेशन। कंपैशन का मतलब होता है किसी को शांत करने की कोशिश करना, बेसिकली उसके दुखों को या फिर उसकी प्रॉब्लम को कम करने की कोशिश करना, उसे हम कहते हैं सिंपैथी, कंडोलेंस, कंपैशन या फिर कंसोलेशन। एंटोनिम इसका है इनडिफरेंस, क्लोजनेस, क्रूएलिटी या फिर इनसेंसिटिविटी।
दोस्तों इन चारों का ही मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसका जिसका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव है। इनसेंसिटिव है यानी कि उसमें इमोशंस नहीं है। इमोशंस नहीं है यानी कि वो दूसरों के दुखों को समझ नहीं पाता या फिर उनका साथ नहीं दे पाता। क्रूअल्टी यानी कि उसमें जो है वो क्रूरता है, रूडनेस है। क्लॉसनेस का मतलब होता है, क्लॉसनेस का वैसे तो मतलब होता है किसी का नेचर बहुत ज़्यादा कठोर होना, बहुत ज़्यादा रफ नेचर होना। रफ नेचर होना यानी कि बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर होना किसी का, तो उसे हम कहते हैं क्लॉसनेस। और इनडिफरेंस का मतलब भी यही होता है, जो किसी का दुख साझा नहीं कर सकता या फिर किसी को सिंपैथी नहीं दे सकता, किसी को जो है वो मतलब कि इमोशनली सपोर्ट नहीं कर सकता, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं इनडिफरेंस, क्लॉसनेस, क्रुएल्टी या फिर इनसेंसिटिविटी। तो ये सारी क्वालिटीज़ जो है हम वो उस पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, शी एक्सप्रेस हर कमिसरेशन टू द फैमिली आफ्टर देयर लॉस। यानी कि उसने जो है वो मतलब कि परिवार के प्रति जो है वो मतलब कि सहानुभूति दर्शाई, उनका दुख साझा किया जब जो है वो उस फैमिली का मतलब कि बहुत बड़ा लॉस हो चुका था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप जो है वो समझ पाओगे कि कॉमिसरेशन यानी क्या होता है और किस तरीके से आपको इसका यूज़ करना चाहिए। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड आता है प्रोबेशनर। दोस्तों प्रोबेशनर का मतलब होता है परीक्षक, प्रशिक्षु या फिर परीक्षण अवधि में कार्यरत व्यक्ति। दोस्तों अब इसको हम सिंपली समझेंगे कि जैसे कि मान लो तुम एक नए जॉब में ज्वाइन कर लेते हो। कंपनी के रूल्स के हिसाब से तुम्हें जो है वो पहले 6 महीने के लिए इवैल्यूएट किया जाएगा। इवैल्यूएट किया जाएगा यानी कि तुम्हारा परफॉर्मेंस, बिहेवियर और डिसिप्लिन देखा जाएगा कंपनी के द्वारा। और इस पीरियड में तुम एक प्रोबेशनर हो, मतलब कि एक नया एम्प्लॉय हो जो ट्रायल पीरियड में है और ऑफिशियली परमानेंट नहीं है। यानी कि तुम्हारी जॉब जो है वो परमानेंट नहीं है, अभी तुम्हारी जांच पड़ताल चल रही है कि तुम किस तरीके से काम कर पाते हो, तो उसे हम कहेंगे प्रोबेशनर। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स देकर समझाऊं, तो स्कूल में नए टीचर को जो है वो मतलब कि पहले 1 साल के लिए टेस्ट पीरियड पे रखा जाता है, तो वो नया टीचर क्या हो गया, तो प्रोबेशनर हो गया। या फिर पुलिस या फिर आर्मी में जो है वो नए रिक्रूट जो आते हैं उनको जो है वो मतलब कि पहले कुछ टाइम के लिए ट्रायल पीरियड में रखा जाता है, तो वो भी प्रोबेशनर होते हैं। सिंपल वर्ड्स में प्रोबेशनर का मतलब होता है नया मेंबर या फिर एम्प्लॉय जो ट्रायल पीरियड में हो, परमानेंट नहीं हो, उसकी टेस्टिंग की जाती है, तो उसे हम कहते हैं प्रोबेशनर। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है ट्रेनी, अप्रेंटाइज, इंटर्न या फिर नोवॉइस। दोस्तों ट्रेनी का मतलब है जो व्यक्ति ट्रेनिंग पीरियड पे है। अप्रेंटाइज का भी यही मतलब होता है जो व्यक्ति नौ से क्या होता है, यानी कि अभी अभी किसी काम को ज्वाइन करता है, नया नया किसी काम को ज्वाइन करता है बेसिकली, तो उसे हम अप्रेंटाइज कहते हैं। इंटर्न या फिर नोवॉइस का मतलब होता है, इंटर्न का मतलब होता है जैसे कि वो भी कोई ट्रेनिंग पीरियड में है, तो उसे भी हम जो है वो इंटर्न कह सकते हैं, जिसके मतलब कि प्रैक्टिस सारी खत्म हो चुकी है लेकिन अब उसकी ट्रेनिंग बाकी है कि किस तरीके से वो परफॉर्म कर सकता है, तो उसे हम जो है वो इंटर्न कहते हैं। नोवॉइस का मतलब क्या होता है, नोवॉइस का मतलब होता है जो नौ सिखिया है, यानी कि जो किसी के काम में जो है वो मतलब कि नया नया है और उस काम को सीखने की कोशिश कर रहा है, तो उसे हम नोवॉइस कहते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है। एंटोनिम इसका है वेटरन, एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस्ड या फिर प्रोफेशनल। वेटरन का क्या मतलब होता है दोस्तों, वेटरन का मतलब होता है जिसे हर फील्ड का जो है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, बेसिकली बहुत ज़्यादा ज्ञानी कोई व्यक्ति अगर हो किसी पर्टिकुलर फील्ड में, तो उसे हम कहते हैं वेटरन। एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस्ड या फिर प्रोफेशनल का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा मतलब कि किसी पर्टिकुलर फील्ड में विशेषज्ञ है। एक्सपीरियंस्ड है यानी कि जैसे बहुत ज़्यादा मतलब कि एक्सपीरियंस है उस काम को लेकर, या फिर प्रोफेशनल है यानी कि उस काम में उसकी पकड़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो उसे हम कह सकते हैं वेटरन, एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस्ड या फिर प्रोफेशनल। तो अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द प्रोबेशनर परफॉर्म डू वेल ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग। यानी कि जो प्रोबेशनर था, यानी कि एक जो नया व्यक्ति था जो अभी अभी किसी पर्टिकुलर फील्ड में आया था, उसने जो है वो पहले के जो 3 महीने थे उसके ट्रेनिंग के, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि प्रोबेशनर यानी क्या होता है और किस तरीके से आपको इसका यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है लुडिक्रस। दोस्तों लुडिक्रस का मतलब होता है हास्यास्पद, बेतुका या फिर अविश्वसनीय। यानी कि ऐसी चीज़ जो आपको हंसा दे या फिर आप जिस पर बिलीव ना कर सको, तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं लुडिक्रस। जैसे कि मान लो तुम्हारे दोस्त ने बोला कि मैं तो कल रॉकेट पर स्कूल जाऊंगा, तो और सब लोग जो है वो मतलब कि हंस पड़े क्योंकि ये आइडिया जो है वो बहुत ही रिडिकुलस और अनबिलीवेबल है। तो दोस्तों यही है लुडिक्रस, मतलब कि बहुत ही अजीब, रिडिकुलस या फिर एब्सर्ड, यानी कि जो विश्वास करने लायक भी ना हो, तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं लुडिक्रस।
और भी कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि अगर कोई बंदा कह दे कि मैं एक दिन में पूरी दुनिया का टूर कर लूँगा, तो ये बात कैसी है? तो ये बात भी ल्यूडिक्रस है, क्योंकि इस बात पे आपको हंसी आ जाएगी या फिर इस बात पर आपको विश्वास नहीं होगा, या फिर ये बात आपको जो है वो पूरी तरीके से वेस्ट लगेगी, यानी कि बेतुकी लगेगी कि इसने कैसी बात कर दी। या फिर एक फैशन आउटफिट जो नॉर्मल सेंस से बहुत ही ज़्यादा ओवर द टॉप हो, तो वो फैशन आउटफिट कैसा है? तो वो भी ल्यूडिक्रस है। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब होता है रिडिकुलस, एब्सर्ड या फिर अनबिलीवेबल, यानी कि ऐसी चीज़ जो बेतुकी है, बिल्कुल हास्यास्पद है, या फिर जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई पॉइंट नहीं है और जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं ल्यूडिक्रस। और दोस्तों, ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। दोस्तों, सिनोनिम इसका होता है एब्सर्ड, रिडिकुलस, प्रिपोस्टरस या फिर कॉमिकल। इन चारों का ही मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बेतुकी है, व्यर्थ है, जिसका कोई पॉइंट नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है और साथ ही साथ आपको हंसा दे, यानी कि हंसने लायक कोई चीज़ है, तो उसे हम कहते हैं एब्सर्ड, रिडिकुलस, प्रिपोस्टरस या फिर कॉमिकल। एंटोनिम इसका है सेंसिबल, रीजनेबल, लॉजिकल या फिर सीरियस, यानी कि ऐसी कोई बात, ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा सेंसिबल है, रीजनेबल है यानी कि उसका कोई रीज़न है, उसका कोई तर्क है, लॉजिकल है यानी कि उसके पीछे कोई लॉजिक है, सीरियस है यानी कि कोई बात अगर गंभीर है तो उसे हम कह सकते हैं सेंसिबल, रीजनेबल, लॉजिकल या फिर सीरियस। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हिज सजेशन टू बिल्ड अ स्विमिंग पूल ऑन द रूफ वाज अटरली लिडिकुलस, यानी कि उसका जो सजेशन था, यानी कि उसका जो है वो मतलब कि सजेशन था कि हम जो है वो छत के ऊपर स्विमिंग पूल बनाएंगे, तो ये जो सजेशन था उसका वो पूरी तरीके से बेतुका था और ऐसा था जिस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि ल्यूडिक्रस यानी क्या होता है और किस तरीके से आपको इसका यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है स्क्रपल। दोस्तों, स्क्रपल का मतलब होता है नैतिक संकोच या फिर हिचकिचाहट, यानी कि एक तरीके से आपको जो है वो किसी चीज़ को लेकर अच्छा फील ना होना, या फिर आपको जो है वो आपके मन में संकोच आना, हिचकिचाहट आना बेसिकली। जैसे कि मान लो तुमने देखा कि वो जो दुकानदार है वो एक्सीडेंटली तुम्हें जो है वो 50 रुपये ज़्यादा वापस दे देता है और तुम्हें अंदर से लगता है कि ये पैसा मेरा नहीं है, मुझे वापस कर देना चाहिए। तो ये जो मॉरल हेजिटेशन या फिर कंसाइंस की वजह से डाउट फील करना होता है, उसे ही स्क्रपल कहते हैं। जैसे कि कुछ और एग्जांपल्स बताऊं, तो किसी प्रॉपर्टी या फिर किसी के काम में चीट करने से पहले अगर तुम्हें डाउट फील हो तो वो भी स्क्रपल है। या फिर अगर तुम अपनी टीम के साथ अनफेयर एडवांटेज लेने का सोच रहे हो और थोड़ा गिल्टी फील करते हो, तो वो भी एक तरीके से स्क्रपल है। सिंपल वर्ड्स में स्क्रपल का मतलब होता है हेजिटेशन और डाउट बेस्ड ऑन मोरालिटी और कंसाइंस। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि स्क्रपल यानी क्या होता है। और दोस्तों, ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है हेजिटेशन, डाउट, क्वेल्म या फिर मिसगिविंग। हेजिटेशन का मतलब होता है हिचकिचाहट, डाउट, क्वेल्म या फिर मिसगिविंग का मतलब होता है एक तरीके से संकोच होना, एक तरीके से मन में किसी प्रकार की शंका होना, तो उसे हम कहते हैं डाउट, क्वेल्म या फिर मिसगिविंग। एंटोनिम इसका है कॉन्फिडेंस, अश्योरेंस, सर्टिनिटी या फिर बोल्डनेस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास होना, अश्योरेंस का भी मतलब होता है किसी चीज़ की स्वीकृति होना, बेसिकली आपके मन में आश्वासन होना किसी चीज़ को लेकर, तो उसे हम कहते हैं कॉन्फिडेंस, अश्योरेंस, सर्टिनिटी या फिर बोल्डनेस। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही हैड नो स्क्रपल अबाउट लाइंग टू गेट वॉट ही वॉन्टेड, यानी कि उसके मन में जो है वो किसी भी तरीके की हिचकिचाहट नहीं थी कि उसे अगर किसी चीज़ को पाने के लिए जो झूठ भी बोलना पड़े या फिर कोई गलत काम भी करना पड़े तो वो कर सकता है। यानी कि इस चीज़ को लेकर उसके मन में किसी भी तरीके का डाउट नहीं था या फिर हिचकिचाहट नहीं थी या फिर संकोच नहीं था, जिसे हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि स्क्रपल यानी क्या होता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इरप्शन। दोस्तों, इरप्शन का मतलब होता है अचानक आक्रमण, घुसपैठ या फिर अचानक प्रवेश करना। जैसे कि मान लो तुम जो है वो तुम्हारे घर में कहीं पर बैठकर रीडिंग कर रहे हो, अचानक तुम्हारा दोस्त या फिर तुम्हारे नेबर जोर से दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाते हैं और तुम्हें सरप्राइज कर देते हैं। तो ये जो अचानक एंट्री या फिर इंट्रूजन होती है, कहीं पर घुस जाना होता है, उसे ही इरप्शन कहते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं, तो एक वाइल्ड एनिमल फॉरेस्ट से सडनली विलेज में आ जाए तो वो भी इरप्शन है। प्रोटेस्टर अगर जो है वो सडनली जो है वो मतलब कि रैली में घुस जाए तो वो भी एक तरीके का इरप्शन है। सिंपल वर्ड्स में इरप्शन का मतलब होता है सडन एंड फोर्सफुल एंट्री और अपीयरेंस, तो उसे हम कहते हैं इरप्शन। और दोस्तों, ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है इन्वेजन, इनकर्शन, रेड या फिर बर्स्ट।
दोस्तों इन चारों का ही मतलब होता है कि अचानक आक्रमण कर देना, घुसपैठ कर देना या फिर अचानक प्रवेश कर देना किसी चीज़ में, किसी जगह पर अचानक प्रवेश लेना, तो उसे हम कहते हैं इन्वेशन, इनकर्शन, रेड या फिर बर्स्ट। एंटोनिम इसका है रिट्रीट, विड्रॉल, एग्जिट या फिर रिसेशन, यानी कि किसी चीज़ से बाहर निकलना, बाहर की ओर आना या फिर किसी चीज़ से पीछे हट जाना, तो उसे हम कहते हैं रिट्रीट, विड्रॉवल, एग्जिट या फिर रिसेशन। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द विलेजर्स वर अलार्म बाय द इरप्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इनटू द रूम, यानी कि जो विलेजर्स हैं, यानी कि जो गांव वाले लोग हैं, उन्हें जो है वो पहले ही सचेत कर दिया गया था कि गांव में जो है वो कुछ वाइल्ड एनिमल्स यानी कि कुछ जंगली जानवर जो है वो मतलब कि रूम के अंदर घुस आए हैं। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि इरप्शन यानी क्या होता है और किस तरीके से आपको इसका यूज़ करना चाहिए। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा आज का लास्ट वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा आज का लास्ट वर्ड आता है डिमोनाइज। दोस्तों डेमोनाइज का मतलब होता है शैतान बनाना, दुष्ट दिखाना या फिर अपमानित करना किसी को। जैसे कि मान लो तुम्हारे स्कूल में एक स्टूडेंट जो है वो गलती से किसी चीज़ को तोड़ देता है और बाकी स्टूडेंट्स उसके बारे में जो है वो अफवाहें फैला देते हैं और कहते हैं कि वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बिल्कुल बदमाश है। यहाँ वो स्टूडेंट अननेसेसरीली ईविल या फिर हार्मफुल दिखाया जा रहा है। दोस्तों यही होता है डिमोनाइज करना, मतलब कि किसी को या फिर किसी चीज़ को अननेसेसरीली बुरा या फिर विलन जैसा दिखाना। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं तो पॉलिटिक्स में क्या होता है, अपोजिशन पार्टी को जो है वो हमेशा मीडिया में जो है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली दिखाया जाता है, तो वो भी क्या है, तो एक तरीके से डिमोनाइज करना है। मान लो दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ, तो कोई सेलिब्रिटी मिस्टेक करता है और सोशल मीडिया पर अननेसेसरीली जो है वो उसे बुरा पोर्ट्रे किया जाता है कि वो सेलिब्रिटी कितना ज़्यादा बुरा है, तो वो भी एक तरीके से डिमोनाइज करना हो गया। सिंपल वर्ड्स में डिमोनाइज का मतलब होता है किसी को या फिर किसी चीज़ को अननेसेसरीली बुरा या फिर इविल दिखाना, यानी कि दुष्ट दिखाना। तो इस तरीके से हम समझ पाएंगे कि डिमोनाइज यानी क्या होता है। और दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है विलिफाई, मलाइन, डिफेम या फिर डिनेग्रेट। दोस्तों विलिफाई का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना या फिर किसी को अपमानित करना। मलाइन का मतलब होता है धूमिल करना, धूमिल करना यानी कि किसी की रेपुटेशन धूमिल करना। डिफेम या फिर डिनाइग्रेट दोनों का ही मतलब होता है कि किसी को जो है वो मतलब कि किसी की बेइज्जती करना, उसको क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना या फिर उसकी निंदा करना, तो उसे हम कहते हैं विलिफाई, मलाइन, डिफेम या फिर डिनाइग्रेट। एंटोनिम इसका है प्रेज, ग्लोरीफाई, ऑनर या फिर एग्जॉल्ट। दोस्तों इन चारों का ही मतलब होता है किसी की तारीफ करना, सराहना करना, प्रशंसा करना, उसे एक्सेप्ट करना या फिर उसको स्वीकार कर लेना, तो उसे हम कहते हैं प्रेज, ग्लोरीफाई, ऑनर या फिर एग्जॉल्ट, यानी कि बेसिकली किसी को महान बताना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द मीडिया अनफेयरली डेमोनाइज द पॉलिटिशियंस ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन, यानी कि मीडिया ने क्या किया कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो है वो पॉलिटिशियन को जो है वो मतलब कि बिना वजह उसकी जो मतलब कि रेपुटेशन है उसे धूमिल किया, यानी कि उसे जो है वो मतलब कि दुनिया के सामने बुरा दिखाया कि वो कितना ज़्यादा बुरा है नेचर वाइज। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि डिमोनाइज यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका आपको यूज़ करना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन कर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।